खुशामदीद और सबब खैर जनाब। अब हम मिलेंगे डॉक्टर सदाकत से, विलिंग बेस के सीईओ हैं और एडिक्शन साइकेट्रिस्ट हैं। आप इन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत सारी बातें हमसे हम इनसे डिस्कस कर चुके हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर। आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। बंदा जो है अपनी सोच का असीर हो जाता है। उसे लगता है कि जो वो कोई एक काम करना, बार बार करना, जिस तरह से वो सोच रहा है, जिस तरह से वो महसूस कर रहा है, ये मेरी परसेप्शन है इस मर्ज़ के बारे में। लेकिन ये क्या होता है, कैसे इफेक्ट करता है, कैसे इससे बचा जा सकता है, ये तमाम बातें आज वो हमसे शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा जी, ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ये क्या चीज़ होती है? ये एक बेचैनी से भरा हुआ या बेचैनी पैदा करने वाला एक डिसऑर्डर है, नफ्सियाती बीमारी है जो कि बहुत आम है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये बीमारी शिद्दत के साथ नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों के साथ ये बीमारी इतनी शिद्दत से पैदा होती है कि ये उनकी ज़िंदगी को मफलूज करके रख देती है। तो ये इसका मतलब है कि जितना आप बता रहे हैं कि बहुत कॉमन है, सो दैट मीन्स कि एवरी थर्ड फोर्थ पर्सन इज सफरिंग। सफरिंग की हद तक नहीं। ज़्यादातर लोगों में ये इस बीमारी के आसार हल्के फुल्के होते हैं और हल्की फुल्की तकलीफ़ के साथ या बेचैनी के साथ वो अपने आप को मैनेज कर रहे होते हैं। और कभी उनकी ये बीमारी थोड़ी बढ़ जाती है जब वो थक जाते हैं या अंडर स्ट्रेस होते हैं, और जब वो थोड़ा बेहतर होते हैं तो ये बीमारी भी थोड़ी बेहतर हो जाती है। कुछ अरसे तक फिर ये ठीक रहती है, फिर ये वापस भी आती है। और इसमें आप इसे समझ सकते हैं कि वहम की बीमारी, जिसमें जहन में कुछ वहम आते हैं, कुछ ख्याल आते हैं और वो बार बार आते हैं और हमें पता होता है किसी लेवल पे कि ये वहम है, उसको पता होता है कि ये वहम है। लेकिन फिर उस वहम के बारे में हमारे जहन में जब बार बार वो ख्याल आता है तो हम उस ख्याल को हटाना चाहते हैं, अंदर ही अंदर आर्ग्यू हैं और उस ख्याल को हटा के फिर अपनी ज़िंदगी में जो काम कर रहे होते हैं वो करते हैं। काम करते करते फिर वो ख्याल बीच में आ जाता है, तो जो काम हम असल कर रहे थे वो रोक के फिर हम अपने इस मामले को निपटाते हैं। और जब तक इस मामले को निपटा ना लें, यानी आर्गूमेंट्स करके ज़हन में तसल्ली ना कर लें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग डिसऑर्डर है। जो आप मुझे बता रहे हैं मुझे तो नज़र याद आएगी। जब कौन सी थी, हम जीते जी मसरूफ़ रहे, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया, कभी काम इश्क के आड़े आता रहा, कभी इश्क काम से उलझता रहा, तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। तो इसका मतलब है कि ये तो हर बंदा इसका शिकार है, इसलिए कि आजकल तो यही चल रहा होता है। एक काम शुरू किया, अचानक आपको किसी दूसरी चीज़ की तरफ आपका ध्यान चला गया और आपको एक एंग्जाइटी, बेचैनी, इज़्तिराब, तशवीश, परेशानी, बेचैनी, ये सब चीज़ें तो बड़ी कॉमन हर बंदे को है ना। वो तो डिस्ट्रैक्शंस हैं जो ज़िंदगी में लगी रहती हैं और हमें एक काम करते करते दूसरे काम का ख्याल आता है और हम उधर ही उलझ जाते हैं और पहले काम को भूल जाते हैं। अच्छा। इसमें ये ऐसा नहीं होता कि पहले काम को आप भूल जाते हैं, यकायक वो आपके ज़हन में एक ख्याल आता है, अब छा जाता है और वो ख्याल जो है वो बार बार आपको एक वहम की शक्ल में आता है। जैसे इसकी आम एक शक्ल ये हो सकती है कि जैसे आपको लगे कि आपके हाथ गंदे, यानी कंटेमिनेशन का ख्याल कि कोई गंदगी है जगह में, इर्द गिर्द में, माहौल में, या आप में कोई गंदगी है, तो अपने हाथों को साफ बार बार करना और देखना कि अच्छी तरह धो ली है, लेकिन फिर ये वहम होना कि नहीं साफ नहीं हुए। तो एक तो ये ख्याल के हाथ गंदे हैं, ये ऑब्सेशन है, ठीक है, और ये फिर बार बार हाथों को धोना ये कंपल्शन है। तो पहले ख्याल आता है, उस ख्याल को हम किसी न किसी तरीके से मुतमईन करते हैं। यूँ समझें कि जो ख्याल आता है इसकी हल्की फुल्की शक्ल ये भी है कि कहीं ताला बंद करके कहीं जा रहे हैं तो थोड़े फासले पे जाके ख्याल आता है कि वो ताला तो बंद नहीं खुला तो नहीं रह गया, और फिर घर में चूल्हा बंद है, चेक करते हैं, गैस तो नहीं लीक हो रही। इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। चाहे एक हद तक तो इसे एहतियात कहें, अच्छा, और नॉर्मल है, वो बीमारी नहीं है। यानी थोड़ा बहुत सफाई पसंद होना तो हम सबका फर्ज है और वो बीमारी नहीं है। थोड़ा बहुत एहतियातें करना, चीज़ों को क्रॉस चेक करना, जहाँ ख़तरा ज़्यादा हो, जितना ख़तरा ज़्यादा हो उसको उतना ही अच्छी तरह चेक करना। लेकिन आप वो हद फासल अगर कायम करें कि कहाँ हम मोहतात हो रहे होते हैं, सफाई पसंद हो रहे होते हैं या परफेक्शनिस्ट हो रहे होते हैं, कहाँ चीज़ों को हम बेहतर बना रहे होते हैं। वजह क्या होती है कुछ लोगों में इस एक नॉर्मल चीज़ के एबनॉर्मल हद तक बढ़ जाने की? जो आप कह रहे हैं ना कि एक हद तक मोहतात होना भी जायज़ है, एक हद तक सफाई पसंद होना भी ठीक है, माकूल है, कुछ हद तक कुछ बातों के बारे में केयरफुल होना जो है वो भी इंसानी फितरत का भी और इंसानी जो हमारी ज़रूरियात है उसका तकाजा भी है। तो फिर ये जो हद फासिल जिसकी आप बात करें, कैसे कुछ लोग इसको क्रॉस कर जाते हैं और क्यों कर जाते हैं? मल्टीपल वजूहात हैं। ये भी कहते हैं कि ये थोड़ा बहुत जेनेटिक होता है, यानी
कुछ खानदानों में चलता है, लेकिन अभी तक उसका वो जेनेटिक लिंक बहुत 100% क्लियर नहीं हुआ। अच्छा, इस्टेब्लिश नहीं हुआ। अच्छा, दूसरी बात ये कि एनवायरमेंटल होता है, कुछ हमारे इर्द गिर्द जो वैल्यूज़ हैं उनको देख के होता है कि जैसे हमारी एक वैल्यू है कि किसी का फ़िक्र करना बहुत अच्छा समझा जाता है। हाँ। जैसे कोई बीवी अपने खामद का फ़िक्र कर रही है या माँ बाप बच्चों का फ़िक्र कर रहे हैं, तो ये अच्छा समझा जाता है कि उनके बारे में कंसर्न रहना, पता करना, अगर किसी को कोई तकलीफ़ हो गई है तो बार बार पूछना, और अगर हम नहीं पूछते तो दूसरे बुरा मनाते हैं। तो ये जो एक वैल्यू क्रिएट होती है कि दूसरों के बारे में या दूसरों की ज़िंदगी में दखल देना या उनके बारे में जानते रहना कि वो वहाँ पहुँच गए हैं कि नहीं, वो खैरियत से पहुँच गए हैं कि नहीं, अच्छा वो वापस चल पड़े हैं कि नहीं। तो कुछ तो ये हमारी कल्चरल वैल्यूज़ हैं जिससे इसका आगाज़ होता है। सही। फिर ये चीज़ जब बढ़ती चली जाती है हद से ज़्यादा और मज़ेदार होने की बजाय हमें बेमज़ा करती है और ख़राबियाँ पैदा करती है हमारे लिए, और दूसरी भी ख़राबियाँ पैदा करती है जिनकी ज़िंदगी में हम तक, जैसे बच्चे घर से कहीं जाते हैं तो माँ बाप फिर उन्हें पूछते रहते हैं, अच्छा कहाँ तक पहुँच गए हो, अच्छा खैरियत से पहुँचो तो फिर इतला कर देना, फिर वो इतला नहीं करते तो फिर खुद फ़ोन करते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद कहते हैं तुम भी फ़ोन करना, मुझे बता देना। ये सारी बातें जो मुस्बत किसी लिहाज से देखी जाती हैं माँ बाप की नज़र में या फ़िक्र करने वाले की नज़र में, पर जिसके बारे में फ़िक्र किया जा रहा होता है बाज़-औक़ात उसको उसकी ज़िंदगी इससे अजीरन होती है या बदमज़ा होती है तो फिर वो रिएक्ट करता है। सही। यार डॉक्टर साहब, साइकोलॉजी का एक बड़ा कमाल है, मोहब्बत जो है वो अब इमोशनल डिपेंडेंसी सिंड्रोम लगता है और माँ बाप की मोहब्बत जो है वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर लगता है। नहीं, ये हदों की बात है। सही। देखिए ना, हदों को पहचानना, लिमिट्स को पहचानना कि कहाँ, देखिए आप चाय में 1 चमची चीनी डालती हैं तो बड़ा अच्छा है, 2 डाल लें तो चलो ठीक है, लेकिन अगर आप 5-6 डालेंगे तो फिर चाय बदमज़ा हो जाएगी। ठीक है। तो अगर मिठास भी ज़्यादा होने की वजह से अपना मज़ा खो देती है तो परवाह, मोहब्बत और ये सारी चीज़ें भी ज़्यादा होने से मज़ा खो देंगी। अब जब ये बात ये है इसकी कि बड़ी मामूली शक्लें हैं। अच्छा, कोई इसकी एक्सट्रीम फॉर्म भी है? इसकी बड़ी एक्सट्रीम फॉर्म्स हैं। मिसाल के तौर पर आप केयरिंग हैं, आप सोचते हैं कि आपसे किसी को नुकसान न पहुंच जाए, और ये हर वक्त आप सोचते रहते हैं कि आपको किसी को आपसे नुकसान न पहुंच जाए, और ये इस हद तक बढ़ जाता है कि फिर आपको बाकायदा ख़तरा महसूस हो जाता है कि आप किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मसलन आपको अचानक किसी बच्चे को देख के ख्याल आता है कि मैं कहीं इसको नुकसान ना पहुंचा दूं, आप उससे पीछे हट जाते हैं, या आपके मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जो दूसरों को बुरी लगे, आप चुपी कर जाते हैं, या आपको लगता है कि कहीं मैं आग ही ना लगा दूं इस बिल्डिंग को जिसमें मैं हूं। तो ये जो चीज़ें होती हैं कि अपने आप को जो है छुरी से दूर कर लेना कि अगर मेरे हाथ में छुरी हुई तो मैं किसी को मार ही ना दूं बगैर वजह के ही। अच्छा। इस जब ख्याल आने लगे कि आपको अपने आप से ये खतरा लगने लगे कि दूसरों को कहीं खतरा ना हो जाए, सही। और आप एक लेवल पे जानते भी हैं कि आप बड़े काइंड इंसान हैं, आप ऐसा कभी नहीं करेंगे, लेकिन आप छुरी से दूर रहने लगे और ऐसी जगहों से दूर। चलिए, ये तो मुख्तलिफ शक्लें हम डिस्कस करें, लेकिन मेरा बुनियादी सवाल फिर वही कि ये ऐसा क्यों होता है, कुछ लोगों के साथ जो होता है उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, ताकि हम जान सकें कि कैसे इससे बचा जा सकता है और इससे बचना मुमकिन है या नहीं। लेकिन उससे पहले कॉलर सीरत आपसे बात करना चाह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सीरत, कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मुझे ये देख के शो जो खुशी हो रही है, क्योंकि वीक में कुछ ऐसा पता चला था कि बंद हो रहा है। अच्छा। तो वो तो हमारे लिए बस मतलब बहुत ही बुरी खबर थी। अच्छा, चलें, थैंक यू सो मच। इस प्रोग्राम के लिए सिर्फ एक जुमला कहूंगी कि ये सुबह के वक्त एक ताज़ा हवा का झोंका जो है ना, ये ताज़ा हवा का झोंका है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। इसको बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए और इसका म्यार भी यही रखना चाहिए जो चल रहा है। थैंक यू, तो बहुत शुक्रिया। बाकी डॉक्टर सदाकत को देख के भी बहुत खुशी हुई है कि आज सुबह ही एक क्वेश्चन मेरे जहन में आया और मुझे इतनी हैरत हुई है कि जब मैंने टीवी लगाया तो डॉक्टर सदाकत का चेहरा मुझे नजर आ गया। अच्छा, वाह, तो क्या पूछना चाह रही हैं आप? मैं पूछना यही चाह रही हूँ कि जो आपका टॉपिक चल रहा है कि जब माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा क्या कहना चाहिए, केयरिंग हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा केयरिंग हो जाते हैं, वो आपको पता है हालात की वजह से हो रहे हैं कि बाहर नहीं जाने देना, दोस्तों में गैर जरूरी घूमना, जैसे एक दफा आप इजाजत दें तो फिर वो रातों को जाना शुरू हो जाते हैं, मतलब उससे बचना, ये सारा कुछ करते करते वाकई वो एक स्टेज आ जाती है जिसमें सिक लव जिसे कहते हैं कि वो बन जाती है।
तो एक तो आपका क्वेश्चन कि ये क्यों होता है तो समझ आ रही है कि हालात ऐसे हैं, ठीक है, लेकिन फिर इसका हल क्या है? अब जो बच्चे जिनका बचपन हमने इस तरह से खराब कर दिया, वो माशाल्लाह 20s में आ गए हैं, अब इसका हल क्या है? बिल्कुल सही, आप साथ उन रहे बच्चों को वो कॉन्फिडेंस कैसे दिया जाए, वो कैसे बाहर निकाला जाए? बिल्कुल तो सही, मेरा ये क्वेश्चन, आप साथ रहिए, करते हैं इस पे। जी डॉक्टर साहब। ये सबसे पहली बात है, हमें समझने की ज़रूरत है कि बच्चे अगरचे हमारे बच्चे हैं, लेकिन वो अलग इंसान भी हैं। ठीक है, वो पूरे इंसान हैं, और जब वो टीन एज में होते हैं और अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं और हम उन्हें यूनिवर्सिटीज़ में भेजते हैं, तो हमें उन पे भरोसा भी करना चाहिए और हर चीज़ उनके साथ डिस्कस करनी चाहिए, ख़तरात, ठीक है, बजाय इसके कि हम उन्हें वो एक ऑर्डर सुना देते हैं कि बस कह जो दिया नहीं करना, और अपने वो जो सारे वहम है वो उनसे हम शेयर नहीं करते और उसकी वजूहात नहीं बताते, और अपने कंफर्ट के लिए हम उन्हें जाम कर देना चाहते हैं, तो उससे नुकसान होता है। अगर वही बातें जो हमें बॉदर कर रही हैं हम अपने बच्चों के साथ शेयर कर देते हैं कि हमारे ये खदशात हैं कि इस किस्म की वजूहात से हम परेशान रहते हैं, तो जो एहतियात आप ज़्यादा कर सकते हैं वो आप कर लें, तो हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन अगर हम उनको अपनी मर्जी के मुताबिक कोई रोबोट बनाने की कोशिश करें, सही, तो इससे काम नहीं बनता। अच्छा डॉक्टर साहब, देखिए जैसे कल एक कितना अफसोसनाक वाक़या हुआ कि वो एक बच्चा जो इंटरव्यू देने गया है, आग लगी है, वो खिड़की से लटका हुआ है, वो लटका हुआ है यानी, और मीडिया कवर कर रहा है, मीडिया के लोग वहाँ पहुँच गए हैं, रेस्क्यू के ऑपरेशन के लिए जितना टाइम चाहिए था उससे ज़्यादा टाइम वहाँ लटका रहा, उसको बचाया नहीं जा सका। माओ ने घरों में उस बच्चे को यानी गिरते हुए देखा, उसको जो भी वो डिलेमा था। जब इस तरह की सूरत हाल हर रोज़ बम्बार्डेड है हम इस तरह की चीज़ों के साथ, वालिदैन वाकई बहुत कॉन्शियस हैं और उनको नहीं समझ आ रही। अब जैसे ये कह रही है मिड 20s में अगर कोई बच्चा चला गया है और उसको हमने इतना वो कर दिया हुआ है कि उसका कॉन्फिडेंस भी नहीं है, या फिर वो हमसे अब उलझना भी शुरू हो गया, या उसे लगता है कि माँ बाप बहुत, क्या किया जाए फिर उसमें? देखिए, तरबियत का एक उनसर है जो उसका ख्याल रखना पड़ेगा। हमारे मुआशरे में या दुनिया के और भी मुआशरों में अच्छी आदतें बाकायदा नहीं सिखाई जाती, और वो वैक्यूम जो रहा बुरी आदतों से पूरा होता है। तो हमेशा बुरी आदतें बाय डिफ़ॉल्ट आती हैं कि जब हम कोई काम नहीं करते जो करने का था, तो फिर बुरी आदतें उसकी जगह लेने आ जाती हैं, जो क्विक फिक्स होते हैं, जो वक्ती तौर पर हमारा अगर हम अच्छी आदत नहीं अपनाते कि सारा साल तालीम हासिल करें, तो इम्तिहान के नज़दीक फिर हम बूटियाँ चलाएंगे, हाँ। फिर हम अनफेयर मीन्स की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। तो जितनी एडिक्शंस हैं, ये इनकी गुंजाइश तब पैदा होती है जब वैक्यूम होता है। अगर हम चंद की स्टोन हैबिट्स बचपन में इनकलकेट कर दे, बच्चों के ज़हन में बिठा दें, यानी दुनिया में अब ये कहा जाता है कि इससे पहले कि लोग बुरी आदतें सीखें और फिर बाद में उन्हें अच्छी आदतों में बदलें, क्यों ना शुरू में ही उनको अच्छी आदतें सिखा दिए जाएं, अच्छे नज़रियात सिखा दिए जाएं। मिसाल के तौर पर ये जो फ़िक्र करना है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली ये एक वहम हमारे जहन में घर कर लेता है और उसके नतीजे में फिर कुछ कंपल्शंस होती हैं। आपको पता है कि ये सेल फोन कंपनियों का जो कारोबार पाकिस्तान में चमकता है, ये दुनिया में कहीं भी नहीं चमकता। हाँ। दुनिया में कहीं कोई इस तरीके से हर कोई हर वक्त सेल फोन के साथ चिपका हुआ नहीं है, नजर नहीं आता। हम लोग एक दूसरे के साथ वो बहुत ज्यादा, एक तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, दूसरे जैसे कि बैरूनी हालात, हमारे घरों के बाहर जो कुछ हमें होता हुआ नजर आता है खतरे की सूरत में, जो कि ऑब्जेक्टिवली देखें तो पहले से कोई ज्यादा खतरात बढ़ नहीं गए, लेकिन बढ़े हुए नजर आते हैं। सही। एक हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम भी होते हैं, जब हमारे स्ट्रेस ज्यादा होती है, यानी जो ओवरऑल आजकल बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स में जो कमी बेशी होती है, जो कीमियावी मादे हैं जो हमारे दिमाग को चलाते हैं, वहाँ भी कुछ ऐसी खराबी पैदा होती है। एक सेरोटोनिन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसमें खराबी या कमी पैदा होने से ये ऑब्सेशंस का रास्ता हमवार होता है। और इसका मतलब है कि अपने आप को काम रखना, अपने आप को कंपोज रखना, अपने आप को ज़रा रिलैक्स रखना जो है वो इसका बड़ा हद तक करता है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि स्ट्रेस आज के ज़माने में हमारे किसी काम की नहीं, जैसे अपेंडिक्स आज के ज़माने में हमारे किसी काम की नहीं। सही। लेकिन अपेंडिक्स एक ऐसी जगह वाक़या है जिसको हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं, जब भी हमें ज़रूरत हो तो अपेंडिक्स हम रिमूव कर देते हैं। लेकिन जो स्ट्रेस प्रोड्यूस करने वाला दिमाग का हिस्सा है, वो इतना महफूज जगह कुदरत ने रखा है कि उसे तो रिमूव नहीं किया जा सकता, ना ही करने की ज़रूरत है। मैं सिर्फ समझाने की खातिर बता रहा हूँ, लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि स्ट्रेस हम में से बहुत सारे लोगों के काम नहीं आएगी आज,
क्योंकि सोच विचार का जो निज़ाम है, जो हमारे ये माथे की हड्डी के बिल्कुल पीछे है दिमाग में, ये हमारे काम आता है। अब वो कल जो बच्चा जिसने छलांग लगाई है, अब देखिए वो वाहद के यूएलटी है, उस हादसे की जो आग की सूरत में हुआ, और वो पैनिक में आ गया था। तो जो वाकयात हमने पहले सुने हैं, जो हमने जितने लोगों को अंदर बंद होके झुलसने का सुना है, नहीं, वो और मामला था। कल तो ऐसा नहीं हुआ ना। लेकिन वही ना कल आपकी तो खुला। सेरोटोनिन रिलीज वाला ही कि उसको भी लगा होगा कि पता नहीं। 9/11 में भी जब ये बिल्डिंगें यानी गिरी थी तो बहुत सारे लोगों ने पहले छलांगे लगाई थी, और बिल्डिंगें बाद में गिरी। तो जहां भी बिल्डिंगों में आग लगेगी, कुछ लोग घबरा के एक ऐसा फैसला करते हैं कि जिससे कि उनको नुकसान होता है। सही। यानी बजाय इसके कि कोई और, अब देखिए 8वीं मंजिल से एक छलांग कोई लगाता है, हाँ, लेकिन उसके डॉक्टर बचने का तो कोई इम्कान नहीं, आग से बचने का तो कुछ इम्कान था ना। वो शायद उस सूरत हाल में था, लेकिन जो हमने फैक्ट्रियों की आगे जो हम बड़े अरसे से सुन रहे हैं, ये जो आग लगना लग रहा है, आग लगना तो बंद ही नहीं हो रही। एक तरफ हमारे यहाँ बदअमनी की आग है, दहशतगर्दी की आग है, ऊपर से अब ये बिल्डिंग्स की आग जो है, ये भी आए दिन का मामूल बन पहले गया। भी ऐसे ही होता था, ये कुछ ज्यादा नहीं लगनी शुरू नहीं हुई, पहले बहुत ज्यादा लगा करती थी। मसला ये था कानों कान खबर नहीं होती थी। मीडिया माशाल्लाह इतने अच्छे तरीके से लोगों तक खबरें पहुंचा रहे हैं जिससे बेहतरी आएगी। देखिए अगर वहां जल्द फायर ब्रिगेड का अमला नहीं पहुंचा तो पूरे मुल्क ने उन्होंने भी सुन लिया। सही, लेकिन मुतल्लिका लोगों ने उन्होंने तो ये चौथी दफा सुना है, एक बिल्डिंग फैक्ट्री वहां जल गई, एक साल के अंदर अंदर इसका इम्पैक्ट क्या होता है। हमेशा जब अवेयरनेस आती है तो उसके पीछे पीछे जो है तरक्की आती है। चले आपकी बात मान लेते हैं, मानने को दिल नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम जी। मैं सफीना बोल रही हूँ पिंडी से। जी सफीना बताइए। अच्छा ये मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये सोसाइटी में जिस पे अभी बात भी हो रही थी, इतनी अनरेस्ट है कि ये हमारे टीनेजर जो है बच्चे, ये भी इसकी जद में आ रहे। तो ये मुझे अपने बेटे का है जिसको गुस्सा बहुत आता है, बात बेबात, रात को सुबह देर तक सोना, ये आजकल उसकी हैबिट्स बढ़ रही हैं। तो मैं डॉक्टर साहब से पूछती हूँ कि सोसाइटी में मतलब कॉलेज में बच्चे मुख्तलिफ लोगों के साथ जाते हैं, तो मुझे शक होता है कि कोई वो इस तरह की उसमें तो नहीं फंस गया। इस की शक क्या होता है कि किसी ने ड्रग्स, ऐसे ड्रग्स तो नहीं ले रहा? अच्छा, ड्रग्स की चंद मखसूस चीजें जिसे आप पहचान सकते हैं, बड़ी हद तक हम बात करते हैं उस बारे में। देखिए देर तक जागना और देर तक सुबह फिर सोना जो है, ये किसी ज़माने में अलामत समझा जाता था कि कोई ड्रग्स लेता है तो ऐसा करता है, लेकिन अब हमारा ये कल्चरल नॉर्म बन गया है। हमारे लाहौर, इस्लामाबाद, कराची ऐसे शहरों में लोग 11-12 बजे तक ही तो कारोबार शुरू करते हैं, रात को देर तक कारोबारी लोगों की चले बात ठीक है, बेले लोगों का भी ठीक है, लेकिन एक स्टूडेंट जिसको पता है कि उसने यूनिवर्सिटी में फर्ज किया 9 बजे रिपोर्ट करना है और अटेंडेंस के लिए जाना है, वो मेरा नहीं ख्याल कि अफोर्ड कर सकता है कि वो 12 या 1 बजे तक। यूनिवर्सिटियों ने कितना इसमें कंप्लाई किया उनके साथ कि उन्होंने अपनी क्लासेस सुबह रखना ज़्यादातर छोड़ ही दी हैं, बल्कि आज ऐसी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ जो मशहूर हैं वहाँ क्लासें शाम को भी लेकिन होती आप उसके बाकी साइन सिम्टम्स भी तो कंसिडर करें ना। गुस्से में रहता है, बात बे बात उलझता है, रात को देर से आता है या फिर देर तक जागता है, सुबह नहीं उठता, तो ये तमाम बातें। मैं ये नहीं कह रहा कि उसे ऐसे करने दें। जो बेहतरीन तर्ज अमल है वो तो यही है कि जल्दी सोना जल्दी जागना। और आज भी यूरोप और अमेरिका में सुबह 7 बजे सड़कों पे आपको रश नज़र आएगा, और रात को 9 बजे आप अगर गलियों में, लंदन की गलियों में अगर आप घूमें या अमेरिका की गलियों में घूमें तो आपको घरों के बाहर गाड़ियां अपनी अपनी जगह पे पार्क नज़र आएंगी, बत्तियां बुझी हुई नज़र आएंगी। तो वो जल्दी सोने और जल्दी उठने के ही कायल हैं जिनको हम अदरवाइज फॉलो करते हैं, लेकिन कई मामलात में हम उनको फिर फॉलो नहीं करते। मुझे बताइए कौन सा तरक्की याफ्ता मुल्क है जहाँ लोग हमारी तरह रातों को 2 बजे माँ तो तड़प रही है इसी बात पे कि ये बात अब वो बच्चे को अगर बताने की कोशिश करे तो वो उलझता है, वो झगड़ता है। माँ को पहले सीखना चाहिए कि बच्चे से बात कैसे करते हैं। मैं आपको बताऊं कि जैसे आमतौर पर आप सुनते हैं कि बच्चों को माँ बाप से बात करने का तरीका नहीं आता या तमीज़ नहीं आती, तो मैं आपको बताऊं कि मैं वालिदैन को भी बसाद एहतराम ये कहता हूं कि उन्हें भी बच्चों से बात करने की तमीज़ या तरीका वो नहीं। कौन सा तरीका है जो आप रिकमेंड करते हैं कि जिसके साथ मामला जो है वो हल हो सकते हैं? मतलब गुस्से के बगैर आप जो मर्जी बात करें, लेकिन 2 चीज़ों को ना छोड़ें। एक, अपने सुकून को ना छोड़ें, दूसरा एहतराम को ना छोड़ें, तौहीन ना करें। फिर आपने जो कहना है कह लें। आपको कभी किसी ने नहीं कहा कि खामोश रहें, बच्चों से बात ना करें, लेकिन गुस्से में आना, उनकी तौहीन करना, उनको बुरा भला कहना, लूज टॉक करना, सिर्फ ये समझ के कि ये मेरा बच्चा है,
कल ही मुझे एक माँ बता रही थी कि मेरा बच्चे ने कहा कि अम्मी आप मुझसे ज़रा अच्छी तरह बात कर लिया करें। तो कहते नहीं, मैं तुमसे 20 साल बड़ी हूँ, मैं चाहूँ तो 60 साल के जब तुम हो जाओगी और मैं 80 साल की होंगी तब भी मैं तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मार सकती हूँ।